अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी दिनों से आमने सामने हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपनी नज़रसानी दरख्वास्त दायर करके 3 अहम सवालात उठा दिए हैं, जिसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का 14 सितंबर का फैसला है मफरूज़ों पर मबनी है। आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का एक हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक किसी ने अगर हक के दावा नहीं किया तो उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन 3 पर्टिनेंट क्वेश्चंस की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रही है। क्या वफाकी हुकूमत को इस फैसले के अंदर आने वाले दिनों में कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और उसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने अपना सफ़र मुसलसल मज़ाहमत के ज़रिए से शुरू किया हुआ था, अब वो लगता यह है कि वो कदरे आहिस्ता आहिस्ता मफाहमत की तरफ बढ़ रही है। और मौलाना फजल रहमान ने किस तरीके के साथ सक्सेसफुली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया है और नून लीग की क्या हिकमत अमली थी, जिसके नतीजे में आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर 26वीं आइनी तरमीम मंजूर होने की बिल्कुल वाज़े इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ बात करेंगे कि वफाकी वजारतों के अंदर आला तरीन ओहदा जो ग्रेड 22 का ओहदा होता है, वहाँ पर अब DMG ग्रुप यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के अफसरान की बजाय प्राइवेट शोबे से माहिरीन को तैनात करने का फैसला किया गया। इस फैसले के क्या असरात होंगे, और उसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है। इस खिताब के दौरान उन्होंने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों की, जहाँ पर जिनके ऊपर मजालिम का सिलसिला जारी है, अक़वाम आलम की नाइंसाफ़ियों की बात की है। और पाकिस्तान को जिस दहशत गर्दी का सामना है, इस हवाले से भी उन्होंने मौसर तरीके से वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौई साहब। फवाद चौई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चौई साहब, जहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नज़रसानी की अपील तो दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे जो मुसलसल कई दिनों से एक बहस जारी है 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक। अगरचे कहा जाता है कि आइनी तरमीम इसलिए भी ज़रूरी है कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और कुछ दीगर लोग ये मुसलसल इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इस आइनी तरमीम का बुनियादी मकसद बानी PTI के हामी जजेस का तोड़ निकालना है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बानी PTI का हामी जज तो इनमें कोई भी नहीं है। अगर आप देखें तो आज जो 90 दिनों में सारा जो निज़ाम की खराबी है, ये शुरू हुई जब 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सके पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जी। और वो इलेक्शन जिन लोगों की वजह से नहीं हो सके वो फायज ईसा नहीं थे, वो मंसूर अली शाह साहब थे, अदर मिनल्ला साहब थे, और ये लोग थे। तो इनको हामी कहना PTI का तो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, सरीहन झूठ और बकवास बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है आईनी तरमीम का, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है आम आदमी के साथ। इसका ताल्लुक सिर्फ ये है कि फायज ईसा साहब को किस तरह से तरक्की दी जाए, किस तरह से उनको 3 साल हम और दे सकें, और बाकी जजेस को जिस तरीके से अकोमोडेट किया गया है। आज आपने देख ही लिया है जो नोटिफिकेशन आया है कि जो एडहॉक जज दोबारा लगाए गए, ना सिर्फ ये कि वो अपनी पेंशन लेंगे बल्कि वो तनख्वाह भी लेंगे जो कॉस्ट देम लाइक सीधी सीधी 50-60 लाख रुपया महीना उनको जा रही है। और उन 2 जजेस ने अब तक सिर्फ 5 या 6 दिन कोर्ट की है, उन्होंने कोर्ट भी नहीं की है। वो सिर्फ छुट्टियों पे होकर पैसे ले रहे, सिर्फ इसलिए कि फायज ईसा साहब को मजबूत करना जो है वो मकसद है। सरकारी खजाना इस वक्त हुकूमत के पास है, और वो सरकारी खजाना जिसको अवाम के टैक्सों से भरा जा रहा है उसको इन अल्ले तलल्लों में खर्च किया जा रहा है। अब जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके जरिए देखिए ना, अगर अवाम का दुख होता तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग केसेस की तादाद है 57,000 और लोअर कोर्ट्स में इस वक्त पेंडिंग केसेस की तादाद है 46,57,000। तो आप मुझे बताइए कि पहले लोअर कोर्ट्स का मसला जो है वो उठाया जाता और इस्लाहात का आगाज जहां से किया जाता, जहां पर 46,57,000 केस है, या वहां से किया जाना चाहिए जहां 57,000। लेकिन चौसब बड़ी अच्छी आपने बड़ी अच्छी बात की। अब खुद भी माहिर कानून है, आम आदमी को तो इंसाफ चाहिए मजिस्ट्रेट की अदालत से, सिविल जज से, सेशन कोर्ट से, लेकिन कोई भी जमात उनके हवाले से उस लेवल के ऊपर इस्लाहात की बात क्यों नहीं करती? अपोजिशन भी इवन इस्लाहात की बात तो करते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एक पेचीदा मामला है। ये इसके लिए इस्लाहात के ऊपर
मेरे आइडियाज जो हैं वो डिफरेंट है बाकियों से मेरी नज़र में। इसका आगाज यूनियन काउंसिल से होना चाहिए। ठीक। इसका आगाज मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें ना, इस वक्त सबसे बड़े, अगर आपको न्यूयॉर्क में, लंदन में आपको प्रॉपर्टी के केसेस में कभी टाइटल का डिस्प्यूट नजर नहीं आएगा। अगर ये मेज मेरा है जी। तो ये मेरा है, हर एक को पता है। पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग का इशू है। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक इज कॉम्प्लेक्स इशू। हम्म। जब आप एक पूरा प्रोग्राम जुडिशियल रिफॉर्म्स पे करें तो उस वक्त आप अगर मुझे बुलाएंगे तो फिर आपको मैं डिटेल से अपने आइडियाज दे बिल्कुल सकूंगा। ठीक। बहरहाल इस वक्त सिर्फ यही है, इस तरमीम का बहरहाल अवाम के इन मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, उसके ऊपर हम सेपरेट डेफिनेटली आपसे आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है लाजमी लेंगे, लेकिन इस वक्त जो 26 तरमीम है अल्टीमेटली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने जा रही है, कुछ तैयारियां ऐसी हो रही हैं। हुकूमत की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरीके से पीटीआई को इंगेज किया, अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलकर एक मुश्तरका मुसवदा पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वाजे कर चुके हैं कि आईनी अदालत के लिए वो तरमीम के हक में वोट डालने को तैयार हैं। तो फिर तो वो हुकूमत का वो सारा प्लान जो पहले एक मुखालफत की वजह से रोका जा रहा था, अब वही सारा प्लान पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले जो थे, आपको याद होगा हम लोग एक खाने में थे, जी। तो वहां पे जो सहाफी मिल के आए मौलाना साहब से, उनसे तो यही तासुर मिला। लेकिन आज जिस किस्म की स्टेटमेंट्स, आई वुड से जिस किस्म की सख्त बयान मौलाना गफूर हैदरी साहब ने दिया है, जी। फिर राशिद सोमरो साहब ने दिया है, और बाकी जो पीयूआई के बड़े लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से ये बयानात दिए हैं, उनसे तो मुझे लग रहा है कि फायज ईसा साहब की जात की हद तक तो जेयूआई तय कर चुकी है कि वो तो नहीं होंगे ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह। हम्म। और उसके लिए शायद अब वो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। जिस तरीके से आज गफूर हैदरी साहब का खुसूसन जो बयान है, जी। तो वो जो मैं टीवी पे उस पर बात भी नहीं करना चाहता, आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक। और उसके बाद जो है वो अगर उधर जाएंगे तो फिर तो मामला बड़ा खराब है। सो ये जाहिर है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं लग रही मुझे कि या तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने जो है वो फैसला कर लिया है कि काजी फायज ईसा तो नहीं होंगे अगले दिन, और फायज ईसा ना हो तो फिर हुकूमत का क्या इंटरेस्ट रह जाएगा इस अमेंडमेंट से। तो अभी हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगले 3 दिन में जी। कुछ इशारे बिलावल साहब की तरफ से भी आ रहे हैं। तो देखना यह है कि अगले 3 दिनों में जी। अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका देखे ना, जो अमेंडमेंट आ रही है जी। उसके दो पार्ट है ना। एक पार्ट है जहाँ एस्टेब्लिशमेंट के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया गया, एड्रेस किया गया है, हम्म। और फिर फायज ईसा साहब की मोहब्बत जो है वो उसमें प्रिजर्व है। अगर ये दोनों पार्ट्स जो हैं इनको निकाल दिया जाए तो फिर अमेंडमेंट का क्या फायदा। तो मेरे ख्याल में अगले 48 घंटे जो हैं, जी। मे बी 72 घंटे जो हैं, वो अहम है ये देखने के लिए कि क्या हुकूमत ये तरमीम लाएगी या नहीं लाएगी। राइट। चौधरी और साहब, इसमें अब इसमें मुझे ये इसमें जी चौधरी साहब आपकी ख्वाजा मतीन से भी सवाल करेंगे। आप बड़ी सियासी बसीरत भी माशाल्लाह बहुत गहरी रखते हैं। अचानक नून लीग बैकफुट पे चलेगी, पीपल्स पार्टी फ्रंट पर, बिलावल भुट्टो फ्रंट पर आके कंटेस्ट कर रहे हैं और हर चीज़ को ऑन कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान और साथ पीटीआई भी उनके साथ आ रही है उन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। ये सियासी हिकमत अमली है या पसे पर्दा आपका वो बयान है जिसमें आप कहा करते थे, चंद रोज़ पहले भी आप कहा था कि हुकूमत 45 रोज़ की मेहमान है, ये उसकी वो वजह है या कोई और सियासी हिकमत अमली आपको लगती है? देखिए, आ, मुझे लगता है कि अगले 72 घंटों में हमें देखना पड़ेगा जी। कि ये आईनी तरमीम जो है वो किधर जा रही है। ठीक। अगर तो आईनी तरमीम मंजूर होनी है और फायज ईसा साहब के बगैर होनी है, और जो एस्टैब्लिशमेंट के रिजर्व हैं उसके बगैर होनी है, तो फिर तो उसकी मुझे कोई तुक समझ नहीं आती है। और अगर वो इनके साथ होनी है तो फिर जो है वो क्या, पीपल्स पार्टी का और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका मौक़िफ़ अगर एक है तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं रह सकती ना। देखिए ना, अगर फजलुर रहमान ने और बिलावल भुट्टो ने या पीपल्स पार्टी ने इकट्ठा हो जाना है और नून लीग ने एक तरफ हो जाना है स्ट्राइका में, तो जाहिर है कि फिर तो तब्दीली हमारे सामने है। तो अगले 72 घंटों में मुझे लगता है कि या 2 तारीख को शहबाज शरीफ साहब आ जाए तो फिर पता चल जाएगा। बट आई थिंक कि कुछ ना कुछ मामला तो इस्लामाबाद में पकड़े। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि ये जो जलसों की और तहरीक की एक दोबारा से पीटीआई ने पॉलिसी बनाई है, ये जो पॉलिसी अगर चलती रहती है, जलसे आपको पता है पाबंदियां भी लगीं
और लोगों को जाने से भी रोका गया और वो ऐसे जलसे नहीं कर सकी पीटीआई जैसे माजी में करती थी। ये जो पॉलिसी बनाई है पीटीआई ने, इससे पॉलिसी से बानी पीटीआई को रिहाई मिल सकती है सर? लेकिन अब पॉलिसी तो ये है ना कि आप अपना प्रेशर बढ़ाएं, और यही है। वक्त है कि आपने अपना प्रेशर बढ़ाना है। सो बड़ी आई वुड से कि जी बड़ी जो स्ट्रेटजी है जो खान साहब के दिमाग में, या इमरान खान जो चाहते हैं वो तो बिल्कुल सही है, उस पर तो दो राय नहीं है। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। प्रॉब्लम यह है कि जो तरीके इंसाफ की लीडरशिप है अभी, जी उनकी सच्ची बात यह है कि कैपेसिटी नहीं है इस किस्म की कोई पॉलिसी डिलीवर करने की। आज आपने इस्लामाबाद में देखा जी किस तरह का जो मुकला का शो हुआ है। अगर इस तरह शो करें तो वो आप नुकसान पहुंचाते हैं अपने आप को ज्यादा, और मुखालिफ को फायदा पहुंचाते हैं। आपका तो आपका जब आइडिया तक तो पिक किया गया था कि वकला को तहरीक चलानी चाहिए, लॉन्ग मार्च करना चाहिए, लेकिन मौसर तरीके से वो आइडिया पिक नहीं हो सका चौधरी साहब। ये देखिए ना, बात ये है कि पीटीआई खुद तो नहीं ना आगे आ सकती। जी ये फैसला तो जो करना है वो अपना जो वकला लीडरशिप है उसको आगे आके करना चाहिए। अली अहमद खुद साहब को करना चाहिए, मुनीर साहब को करना चाहिए, फैसल सदीकी साहब को करना चाहिए। ये जो सारे लोग हैं जो वकीलों में जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, जो जेन्युइन अपनी ओपिनियन रखते हैं, ये तो वो लोग आगे लीड करेंगे। पीटीआई सपोर्ट उन्हें कर सकते। लेकिन बैक डोर में अब बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन साहब, शेर अब्दुल मरवत साहब, इनका रोल तो डिनाई नहीं किया जा सकता। इनका इफेक्टिव रोल होगा तो बात आगे बढ़ेगी। इनको तो जानता कोई नहीं ना वकीलों में। थोड़ा बहुत अगर वकीलों में है इस्लामाबाद की हद तक शोएब शाहीन साहब सर का वो छोटा मोटा सर, वो है, वो बाकी तो तो अपनी लोगों मकबूलियत के बड़े दावे करते हैं वकला बरादरी में भी। नहीं 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 वो तो हमारे दोस्त हैं, भाई है, बहुत मेरा बहुत करीबी। लेकिन ज़ाहिर है वकला पॉलिटिक्स में तो कॉर्पोरेट लॉयर्स तो नहीं ना वकीलों की सियासत करते। आपने खुद सारी उम्र जो है वो देखा है यहाँ पे तो जो फाइल उठा के लिटिगेशन लॉयर्स होते हैं, और वकीलों की सियासत तो बिल्कुल। और एहसन भून साहब जैसे कोहना मश्क लोग जो है वो करते हैं, जी आजम नजीर तारड़ जैसे लोग जो है वो करते हैं, अहमद जिनका खान। बहरहाल एक और किस्म की पॉलिटिक्स है। बड़ी मुश्किल है, सियासत तो होती तो मुश्किल ही है, जी लेकिन ये है कि ये भी कॉर्पोरेट लॉयर जो महीने का करोड़ रुपया बना रहा हो, उसके पास कहाँ टाइम होता है कि वो ऐसे जो है वो गंदे मंदे जगहों पे फिरे जाके वकीलों से मिले, ये वो करे, ये वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो अली ये चौधरी साहब ये वकीलों बताएं, ने अली चलानी मीन गंडापुर साहब जो हैं वो कभी कहा जाता है, कोई इल्ज़ाम लगाते हैं पीटीआई के साथी उन पर कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। कभी कहा जाता है कि बानी पीटीआई का बयानिया बयान कर रहे हैं। वो किस जगह पर खड़े हैं इस वक्त अली मीन गंडापुर? हमारी कुछ इतला है कि बानी पीटीआई ने किसी जगह ये बात भी की है गए इनको हटाने के लिए अली मीन गंडापुर को वजारत आला से कुछ लोगों से बातचीत भी की है। आपकी क्या राय है सर? लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल अली अमीन गंडापुर किसी तौर पे भी इमरान खान को बिट्रे करेंगे। वो इमरान खान के ही साथ हैं और साथ ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि ये चीजें जो हैं जो आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, यानी ये तो पीटीआई में रिवाज है ना। हर एक को कह देते हैं ये। अगर यहाँ पे कोई बंदा जो है फांसी भी लग जाएगा तो उसको कहेंगे देखा है इसका जो इसकी जो गंड थी वो सही नहीं थी, आसान मौत मरा, इससे एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ। तो ये तो ऐसे एक रिवाज है ना पीटीआई में बात करने का। चूंकि लोग समझते हैं कि हमारी जगह तभी इम्पोर्टेंट है जब बाकी सारे मर जाए, तो अपनी मेहनत के ऊपर तो उस तरह से आगे आइडियाज के ऊपर तो उनकी कैपेसिटी नहीं आने की। बिल्कुल ठीक। फैजा साहब ने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जो एक आखिरी एक मामला है हुकूमत के लिए जो सबसे कड़ा चैलेंज बन चुका है, वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसकी अमलदारी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त की है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के क्या सोयर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसकी निशानदही कर रहे थे फाज चौधरी साहब भी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कैसे और कब रिलीफ मिलता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि हुकूमत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की है और उसके क्या असरात अब तक सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत जो 26वीं आईनी तरमीम 15 सितंबर को तो मंजूर नहीं करवा सकी थी, अगरचे कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद शरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके सीनियर रहनुमा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुद भी मौलाना के घर चल कर गए थे। सिर्फ यही नहीं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौलाना साहब के घर पहुँचे। वहाँ पर बड़े प्यार मोहब्बत उल्फत का मुजाहरा किया गया। लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब ने जो ठान लिया था कि मैं ना मानूँ और मौलाना साहब ना माने, अल्टीमेटली वो तरमीम नहीं हो सकी थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अपनी एक बड़ी फतह तस्वुर किया था।
कि मौलाना और उनकी हिकमत अमली के नतीजे में उस रोज़ वफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं करवा सकी। लेकिन उसके बाद अगरचे कि मुस्लिम लीग नून कुछ थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे, वो भी उसी ही रोज़ इस्लामाबाद से वापस चले गए थे। लेकिन खास साहब कुछ मामला तो ऐसे थे जो हम प्रोग्राम में बताते रहे और आपने भी उस जानिब इशारा किया था कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के मुखालिफ खड़े हैं, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हमने कहा था कि ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ख़ास मिशन पर गामजन हैं और जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक मज़ाहमत से मफाहमत का सफ़र शुरू करना है और उसकी इस वक्त जो क़यादत जो इस वक्त आपको पार्लियामेंट हाउस के अंदर दिखाई देती है, उसके लेवल के ऊपर इस बात की रियलाइजेशन भी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ ऐसे तरीके से PTI को इंगेज करना चाहते हैं कि उनको भी वो जमात जो इस वक्त मकबूलियत के एक अरूज के ऊपर है, जो तसव्वुर करती है कि हर तरफ हमारी मकबूलियत है, और वो मकबूलियत के उनके जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हुकूमत का ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी आइनी या कानूनी तरमीम के ऊपर साथ दे। तो लिहाजा ज़रूरी था कि PTI को भी कोई ना कोई जाकर इंगेज करे और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अल्टीमेटली उनको सक्सेसफुली इंगेज किया है। अब ये जो तासुर था कि मौलाना साहब साथ नहीं देंगे और मौलाना साहब ने सारा प्लान सबुताज किया, खासा उसके अंदर 2 वजूहात ज़रूर थी। एक तो मौलाना साहब क्लियर थे जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर उन्होंने कहा था हुकूमत यही चलेगी, भले फॉर्म 45 की हो या 47 की हो। लेकिन उसके साथ साथ एक और मामला भी था मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो हल नहीं हो रहा था। वो ना पीपल्स पार्टी हल कर सकती थी, ना नून लीग, ना ही हुक्मरान इत्तेहाद में शरीक कोई और जमात। और वो मौलाना फजलुर रहमान का मामला था एक अहम तरीन ओहदे पर फाइज सरकारी शख्सियत से। ये खासा कुछ रोज़ पहले कबल हमने कहीं मुलाकात हुई तो जानने की कोशिश की, तो मौलाना साहब के उस शख्सियत के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ बहुत से मामला थे उनके पोलिटिकल हवालों से। तो लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि कुछ दिन गेन किया जाए ताकि जो वो मौलाना साहब की एक सियासी अना है वो भी कायम रहे और उसके साथ साथ जो उनको टास्क मिला हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ ऑन बोर्ड करने का वो भी पूरा हो सके। अब खास साहब सूरत हाल आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून आइनी तरमीम के हवाले से पिछले 1 हफ्ते से सीन से गायब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट के ऊपर है। बिलावल भुट्टो ने तो जो कुछ नहीं भी कहना था कह दिया। अब लोग तो यहाँ तक कहना शुरू हो गए हैं कि शायद आने वाले चंद दिनों में कि हुकूमत चली जाएगी और बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जबकि कतन ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल भुट्टो को एक अहम तरीन एक जमहूरी हवालों से एक मिसाक जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको जिम्मेदारी मिली है, वो उसको निभा रहे हैं, हुकूमत यहीं पर है। लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जिस तरीके से PTI को इंगेज कर रहे हैं खास साहब, वो PTI जो किसी सूरत किसी एक तरमीम के हक़ में नहीं थी, अब वो तरमीम जो हुकूमत भी करना चाहती थी खास साहब, आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो जाए कि मौलाना फजलुर रहमान PTI और साथ पीपल्स पार्टी भी हो, आइनी तरमीम का मसवदा तैयार करें, पार्लियामेंट में पेश करें और पता चले कि हुकूमत भी उसके हक़ में वोट डाल रही है, या कुछ मामला के ऊपर शायद PTI के तहफ़्फ़ुज़ात रहें, लेकिन कुछ ज़्यादातर आइन की तरमीम के ऊपर बिलखसूस जो आइनी अदालत का क़याम का मामला है उसके ऊपर पता चले कि PTI भी वोट डाल रही हो, तो खास साहब ये कितनी बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हर वक्त रियासत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ सिर्फ लड़ना चाहती थी, बात नहीं करना चाहती थी। किस निगाह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को और इस हिकमती अमली को? भट्टी साहब बात सुने कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो होगा। जो मौजूदा लोग हैं अभी जो जिन्होंने एक हाइप क्रिएट की थी, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि जब PTI के दौरे हुकूमत में कुछ तरामीम कवानीन में हुई थी, एक आपको पता है कि आर्मी चीफ़ के हवाले से भी एक तरमीम आई थी, तो उस वक़्त सबसे पेश थी मुस्लिम लीग नून जी। जब रियासत कुछ चीज़ें करना चाहती है भट्टी साहब, तो ये चीज़ें कोई अचंभे की बात नहीं है, बिल्कुल ये माजी में भी होता आया है और यह अक्टूबर में भी होगा और इसके बाद आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे ये होता रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं फलां भाग गया। आप देखें, आपने जो बात बताई है भट्टी साहब कि PTI तरमीम का मसवदा पेश करे और हुकूमत बैकफुट पे हो और वो उसके हक में वोट डाले, तो क्या ही अच्छा सीन हो डेमोक्रेसी। या अगर हुकूमत भी ले आए तरमीम मुसवदा और PTI उनके हक में वोट डाल रही हो, ये मंजर तो देखने वाला होगा। ये मंजर देखिए ना, अचंभे का मेरे लिए कम से कम अचंभे का बायस नहीं है, लेकिन यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताते हैं चीज़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि PTI इसमें ऑन बोर्ड है और उसमें जो मौलाना को लोग कह रहे थे कि वो ख़राबी पैदा कर रहे हैं, वो इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं तरमीम में,
जब बाद में तारीख लिखी जाए तो ये उसमें सामने आए हकीकत कि मौलाना ने पीटीआई को बताया कि आइनी तरमीम जब होती हैं ये बहुत बड़ा एक तरीका, एक मौका होता है, एक मौका फराहम करती है, क्योंकि जब ये आइन ही बना था तो उसको मौलाना साहब के वालिद मोहतरम जो थे वो उसमें शामिल थे, मुफ्ती महबूब साहब, तो उन्होंने बताया होगा ये तारीखी मौके पर अपने आप को पीछे ना हटाएं, इसमें शरीक हों और अपने तफजात बताएं, और आप देखेंगे कि ये सारी जमातें, बड़ी जमातें, JUI फे भी, PTI भी, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी एक मुतफिका आइनी तरमीम की मंजूरी देंगे, और जो लोग इसमें बगले बजा रहे हैं अभी शायद उनको मायूसी हो, लेकिन ये उनका क्या पाकिस्तान के लिए बनेगा? बहुत जो अच्छा कहते थे नाजायज हुकूमत है, हम नहीं मानते, फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनका क्या बनेगा? वो तो फिर इसको स्टैम्प कर देंगे कि हम इस हुकूमत की इक़्तिदार को तस्लीम करते हैं दिलो जान से। भट्टी साहब, क्या अपोजिशन ने ओहदे नहीं लिए? क्या अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं उनके पास? बिल्कुल ये कमेटियों की अपोजिशन के अरकान तो हुकूमती अखराजात के ऊपर बैरून मुल्क दौरे भी कर रहे हैं। हाँ, दौरे भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं भट्टी साहब, ये सिर्फ गुफ्तगू एक और चीज़ है, प्रैक्टिस और अमल एक और दूसरी चीज़ है। क्या PTI ने हुकूमत नहीं बनाई पख्तूनख्वा में? क्या उनके वज़ीर आला नहीं है? क्या उनके स्पीकर नहीं है? हाँ। क्या उन्होंने इस निज़ाम को, एक देखें 4 सतून है, 4 सूबे हैं बड़े, तो एक सतून तो उनके पास है, वो भी खड़ा, इस निज़ाम को अगर खड़ा किया हुआ है तो पख्तूनख्वा का सूबे का जो वज़ीर आला है वो भी एक सतून की हैसियत रखता है। मतलब है यहाँ बातचीत करनी है, सिस्टम का हिस्सा रहना है, अवाम को बस किसी मसरूफियत पे लगाए रखना है कि वो आपस में लगे वो रहें। तो देखिए फिर खेलते रहना है ना, कोई किसी ने कोई ट्वीट करना होता है, किसी ने कोई विलाग करना होता है, किसी ने कोई सियासी तकरीर करना होती है, अमली चीजें तो आप देखते हैं भट्टी साहब, हाँ, सब कहते हैं। दराज से आप जी। असेंबली में हैं, जी। देखते हैं ये तो जब तकरीर करने के लिए आते हैं तो अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए, जैसे कोई फिरका परस्त कोई मौलवी आ जाता है अपने स्टेज पर, तो वो तो फिर जो लोग उसे सुनने के लिए आते हैं तो उसको मुतमईन करने के लिए बड़ी ज़ोरदार तकरीर करता है, लेकिन जब खाने की टेबल पर देखते हैं वो सारे उलमाए कराम एक ही टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। आपने देखा नहीं PTI के लोगों ने मौलाना फजल रहमान साहब को कहा, बानी PTI ने कहा कि मौलाना, उनको मौलाना कहना गुनाह है। अब जब इतना बड़ा लफ्ज आप कह देते हैं तो आपने देखा नहीं, माइनस बानी PTI, सारी PTI ने असद कासिर समेत जमात बाजमात अमीर माना। जब आप किसी को अमीर मानते हैं, इमाम मानते हैं, तो लोगों को क्या? लेकिन खास साहब रुकिए, फिर हमें ये जरूर बताइए, हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा बताइए, जो आप मंजर कशी कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है हमारे नहीं हमारे नाज़रीन के लिए भी, और वो हज़ारों लाखों चाहने वालों के लिए भी। मैं बानी PTI की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जब आपके मुताबिक ये बातें कुछ और हैं, अमल कुछ और हो रहा है, मान लिया, इसका मतलब है अगर हम अमल की बात करें फिर तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर क्या हुक्मरान इत्तेहाद फिर NRO देने जा रहे बानी PTI को? भट्टी साहब, ये बात आपने कभी नहीं सोची। क्यों? ये लफ्ज NRO ये बानी PTI की छेड़ है, समझिए बात। ये नहीं तो खास साहब आप PTI से ऐसे ही खामखा में उनसे आईनी तरमीम के हक में वोट डलवा लेंगे। ये देखें, ये भट्टी साहब, ये भी मामलात ये दाएं तरफ के मामलात हैं, ये आईनी और रियासत के मामलात हैं, इसमें दाएं तरफ चलना है। ये जो मुकदमात की बातें, NRO की बातें, ये बाएं तरफ गली निकलती है। अभी बाएं तरफ गली का रास्ता नहीं खुला, अभी दाएं तरफ वाली गली का रास्ता और दरवाजा खुला है, ठीक है। कोई NRO नहीं, जितने भी कानूनी मामलात हैं मैं बताऊं भट्टी साहब आपको, वो सारे कानून अदालतों में चलेंगे, कोई NRO नहीं मिलने वाला। उस वक्त जब आर्मी चीफ के हक में वोट दिया था, कोई NRO मिला था नून लीग को? तो कोई NRO नहीं। आप अवामी मफाद में फी सबिलिल्लाह ही आईनी तरमीम के हक में वोट ले लेंगे, उनको कुछ नहीं आप देंगे? मैंने कहा कि अभी दाएं तरफ का दरवाजा खुला है, ये आप एक स्टेप के बाद अगले आपने अमली इक़दाम से साबित करना है कि आप रियासत के साथ खड़े हैं, मुखलस हैं। फिर वक्त आए शायद, लेकिन अभी नहीं खुलेगा। बाएं तरफ का दरवाजा खुले और फिर आस्ता आस्ता रिलीफ मिलना है, लेकिन अभी कोई NRO नहीं। चलिए नाज़रीन, बड़े इंटरेस्टिंग दिन आने वाले हैं। अक्टूबर का महीना बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है, जहाँ पे ना सिर्फ आईनी तरमीम का भी मामला है, बल्कि वो तनाज़ात, वो सियासी तनाज़ात, वो आईनी और कानूनी झगड़े जो हल नहीं होने पा रहे थे, लगता है कि वो किसी न किसी लेवल के ऊपर जाकर अब वो हल ज़रूर होने जा रहे हैं। तो अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते नाज़रीन, जहाँ पर हमने तनाज़ात की बात की, मसाइल की बात की। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप, जिसे माजी के अंदर DMG ग्रुप कहा जाता है, ये ऐसे तगड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हर वफाकी वजारत के अंदर आला तरीन ओहदे के ऊपर मौजूद होते हैं। वफाकी सेक्रेटरी का ओहदा हो, जो कि बुनियादी तौर पर ग्रेड 22 का ओहदा है, एडिशनल सेक्रेटरी का ओहदा हो, जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा हो, अहम तरीन वजारतों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माजी के DMG और मौजूदा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के अफसरान ही हमें वहाँ पर इख्तियारात अपने कब्जे में रखते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब रियलाइजेशन हुई है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, SIFC भी पॉइंट आउट किया, कुछ हमारी अहम तरीन वजारतें हैं वहाँ पर अब इन बाबुओं की बस की बात नहीं रही कि मामलात को सुधार सकें। डंग टपाओ तो चल रहा है, लेकिन अब मामलात को बेहतर करना है। चीज़ों की दुनिया के अंदर बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें हाईली स्पेशलाइज्ड लोगों को ही ग्रेड 22 के ऊपर
या सेक्रेटरी के अहदे के ऊपर तैनात करना चाहिए ताकि मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें, मुआशी सूरत हाल और अवाम के मामलात अवाम के लिए बेहतर पॉलिसी बन सके। खासा बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके अंदर 2 बड़े फैसले कर लिए गए हैं। वजारत IT के अंदर तो इंप्लीमेंट हो चुका, लेकिन 5 और अहम तरीन वजारतों के अंदर भी अब निजी शोबे से सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला किया गया है। यानी कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अफसरान थे, तगड़े अफसरान थे, जिन्हें कुछ लोग माजी के अंदर जकोटा जिन भी कहते थे, जितना उनका इन्फ्लुएंस होता है वो खत्म होने जा रहा है। वहां पर तैनात होंगे निजी शोबे के माहिरीन। उन 5 वजारतों के एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरे मरले के अंदर फिर दीगर वजारतों के अंदर भी निजी शोबे से माहिरीन को तैनात किया जाएगा। उसके साथ साथ हमारी वजारत तवानाई जो कि हाईली टेक्निकल, हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, वहां पर भी DMG ग्रुप, मौजूदा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के अफसरान आते हैं। 6 महीने तक वो थोड़ा सा नौ-हाव करते हैं, सीखते हैं मामलात की, अगले 6 महीने में कुछ फैसला करने लगते हैं, फिर तब्दील हो जाते हैं, होता कुछ नहीं है। वहां पर भी दिसंबर 2024 तक कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का फैसला किया है ताकि इन मामलात को बेहतर अंदाज में हल कर सकें। ख्वाजा साहब, जब से पाकिस्तान बना है DMG ग्रुप का राज रहा है वफाकी वजारतों में, अहम तरीन इदारों के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हों, सदर मुमलिकत हों या और अहम तरीन शख्सियात हों, उनको चलाने के अंदर DMG ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट रोल तस्वुर किया जाता है। अब इनकी हेजमनी को ग्रेजुअली खत्म किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है और वाकई प्राइवेट शोबे के एक्सपर्ट्स इन DMG ग्रुप के अफसरान के मुकाबले में बेहतर डिलीवर कर सकते हैं? भट्टी साहब, ये मैं समझता हूँ बहुत ही खुशैन फैसला है। मेरा जो मुशाहदा है और जो मैंने इनके बारे में पढ़ा है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान में करप्शन है उसका ये DMG, जिसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो है, ये जिम्मेदार है। ये लोग मुख्तलिफ अजला से आते हैं, तासुर है छोटी, हाँ तासुर है, और जो मुशाहदे में इस पर बड़ी डिबेट है। उनका ख्याल ये है कि ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और वहाँ छोटी पोस्टों पर काम करते हैं, और ये छोटी मोटी करप्शन से लेकर जब किसी बड़े ओहदे पर जाते हैं तो फिर इनकी करप्शन जो बड़ी हो जाती है। यानी कि ये सीखे सिखाए लोग होते हैं, इनको ये जड़ हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पर ये इनके बारे में एक राय पाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला भी हुकूमत ने किया है, ठीक है, हमने और भी मुख्तलिफ अदवार में भी देखा है कि इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, पटवारी से लेकर ऊपर तक। ये बिल्कुल जो करप्शन की जड़ें हैं, या तो ये शरीक होते हैं या इन्हें इल्म ज़रूर होता है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। और फिर ये ऐसा करते हैं कि मुख्तलिफ अजला में अपने जो डिप्टी कमिश्नर लगवाते हैं, फिर कमिश्नर लगवाते हैं, पूरा फिर निजाम इनके कंट्रोल में होता है, पूरा नेक्सिस है पूरे एक सूबाई सतह पर। फिर अभी जो नेक्सिस बढ़कर पूरे पाकिस्तान की सतह पर आ गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो इस्लाहात हैं भट्टी साहब, ये इतनी अशद ज़रूरी हैं जी। आपको पता है सियासी हुकूमत भट्टी साहब एक पॉलिसी देती है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? ब्यूरोक्रेट्स ने करना है जी। जब आपके ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे नहीं होंगे या वो करप्शन की आलाइश से पाक नहीं होंगे तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। वो रुकावटें डालते हैं, इससे हमारा पूरा का पूरा निज़ाम जो है चौक रह जाता है। मैं समझता हूँ इसमें ये भी इस्लाहात करें और भी इस्लाहात लाएं, ताकि सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी तो कोई भी हुक्मरान उनके गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना करप्शन में उनके अलाका। बिल्कुल ठीक। इस्लाहात तो और भी बड़े पैमाने पर होनी है, और इन्हीं इस्लाहात की कमिटमेंट की वजह से ही IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज का प्रोग्राम दिया, और इसी सिलसिले के अंदर 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख रुपए की पहली किस्त मौसूल भी होगी, जो कि पाकिस्तान की मौशत के लिए एक ताज़ा हवा का एक बड़ा झोंका तस्वुर किया जा रहा है, जिससे हमें अपनी मौशत की डायरेक्शन को ठीक करने का डेफिनेटली मौका मिलेगा, और जो गैर यकीनी के बादल थे वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली छट जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब की, जिस तरीके से उन्होंने आलमी बिरादरी के ज़मीर को जो जोड़ा है, आलमी बिरादरी के सोए ज़मीर को जगाने की कोशिश की है, उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, और वहाँ पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से बड़ा शानदार और भरपूर खिताब किया है, जहाँ पर उन्हें न सिर्फ फ़लस्तीनियों की भरपूर हमायत का अदा किया, उसके साथ साथ आलमी बिरादरी के ज़मीर को उन्होंने जगाने की कोशिश की। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय मज़ालिम जारी हैं, मसले कश्मीर को उन्होंने भरपूर अंदाज में वहाँ पर उन्होंने उठाया है। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन, जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली के इजलास में हॉल में दाखिल हुए, तो उससे पहले अगरचे के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर चुके थे, और बड़े भरपूर अंदाज में वो अपना जो मौक़िफ़ था फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का मामला है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो उसका सारे मामलात हैं, उस हवाले से बहुत तफसील के साथ वो बात कर चुके थे। और जैसे ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म
यहाँ पर पहुँचे, जब उन्होंने खिताब करना था तो न सिर्फ पाकिस्तानी वफद ने बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक के वफद ने भी जनरल असम्बली के इजलास से वाकआउट करके न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका, दुनिया की दीगर ताकतों को, अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद दीगर मेम्बरान को एक भरपूर अंदाज में, सफारती अंदाज को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपना एक वाज़ेह लाहेअमल बताया है कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक, फ़लस्तीन समेत दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर जहाँ पर मुजालिम का सिलसिला जारी है, उनके ऊपर कितना रंजीदा हैं और उनकी क्या सोच है, वो अमन के दाई हैं। खान साहब, आप किस निगाह से देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस खिताब को, जब उन्होंने दो टोक अंदाज में अपने इजलास में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन तस्लीम करे, और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं बल्कि जो फ़लस्तीन में खून रेज़ी का सिलसिला जारी है उसको भी फौरी तौर पर रोकना होगा। और इसके साथ उन्होंने और भी वाज़ेह किया, जो भारतीय अज़ाइम अक्सर बेशतर हमें सुनने को देखने को मिलते हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया मौजूद थी, और उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब देगा, ये उसको जहन में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा किया प्राइम मिनिस्टर ने, कहा गया जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होना चाहिए। तो खान साहब, इस समेत बैरूनी दुनिया से जो बैरूनी दुनिया की इमदाद से पाकिस्तान को जिस दहशतगर्दी के सामने, वो मामला भी प्राइम मिनिस्टर ने टेकअप किया। ओवरऑल आप इस खिताब को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो है मशरिक़ वुस्ता खून और आग और खून की होली खेली जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत शानदार तरीके से इस मसले को उठाया। उन्होंने जो सबसे अहम नुक्ता है, मैं समझता हूँ, जो मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में उठाया, उनका मजम्मत का वक़्त गुजर चुका है। हमें इस खून रेज़ी को सबसे पहले हमें फ़ौरी रोकना होगा। और उन्होंने भरपूर तरीके से फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं उनके लिए उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई, वही पॉलिसी दोहराई जो बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी है कि फ़लस्तीनियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम होना चाहिए। दूसरी जानब उन्होंने एक दफ़ा फिर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालम को एक दफ़ा फिर जिक्र किया, जिससे जो मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर बड़ा ज़बरदस्त मैसेज किया है। और एक बार फिर उन्होंने, आपको पता है भारत को बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब मियां नवाज शरीफ ने बुरहान वानी का नाम लिया था, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई की उन्हीं पॉलिसी को, बुरहान वानी का नाम एक बार फिर लिया है कि जो कश्मीरी नौजवान हैं वो उन्हीं की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर तहरीक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये दोनों बड़े सुलगते इशू हैं दुनिया के इस वक्त, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में बिल्कुल लुबनान में और फ़लस्तीन में खून की होली खेल रहा है इसराइल, उसको उन्होंने हाथ रोकने का मुतालबा किया है। और भरपूर जिस तरीके से हो सकता है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए, उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर अपना, मैं समझता हूँ, भरपूर तरीके से अपना हक अदा किया है। बिल्कुल ठीक, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भरपूर तरीके से हक अदा किया है नाज़रीन। और इसके साथ साथ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपना खिताब किया, ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो बिला वजह अपने मुल्क के अंदर रहते हुए न सिर्फ अपने कुछ ऐसी गलत फहमियों की बुनियाद के ऊपर तोड़ फोड़ करते हैं, एहतजाज करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो खामोश हैं, वो इसराइली लॉबी का उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है। लेकिन जब मौका मिला पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान को मगर दीगर इस्लामी ममालिक को, उन्होंने सफारती जो स्टैंडर्ड्स हैं, सफारती जो अदाब हैं, उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए जो एक हाईएस्ट लेवल था एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, उन्होंने वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और उसके साथ साथ मौसर तरीके के साथ आलमी बिरादरी के ज़मीर को भी उन्होंने जगाने की कोशिश की। तो हम तवक्को करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा जो आलमी चैम्पियन बनता है दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ का, वो अब अपनी सिर्फ जनरल असम्बली से बाहर निकल कर भी फ़लस्तीन के अंदर जिस तरीके से निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने का सिलसिला जारी है, लबनान के मुसलमानों के ऊपर भी ज़िंदगी का दायरा तंग करने की कोशिश की जा रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के ऊपर ज़िंदगी का दायरा तंग किया जा चुका है, भारतीय मज़ालिम दुनिया से कहीं ढके छुपे नहीं है, तब अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक और अपने आलमी कवानीन के मुताबिक उन तमाम ममालिक का हाथ रोके, बिलखसूस इसराइल का, जिनके हाथ मासूम मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।